नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में। महीनों तक सियासत का ये अखाड़ा घमासान का सबब बना हुआ है। मौसम के तल्ख तेवरों के साथ सियासी पारा चढ़ता और उतरता रहा। फिलहाल आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ खास सियासी खबरों की गर्मा गर्म चर्चा। तो देखिए हमारा ये खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा। और सबसे पहले चुनावी अखाड़ा में बात करते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की, जिन्होंने दावा किया है कि शेयर बाजार पर सरकार की ओर से की गई टिप्पणी से लाखों खुदरा निवेशकों का नुकसान हुआ। और उन्होंने ये भी कहा कि इससे जो निवेशक हैं उनको 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि शेयर बाजार का अब तक का जो सबसे बड़ा घोटाला है, इसकी संसदीय समिति से जांच कराई जानी चाहिए। देखिए ये रिपोर्ट। स्टॉक मार्केट घोटाले पर कांग्रेस के सवाल। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने देश की जनता को बाजार में निवेश करने की सलाह क्यों दी? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने दोनों इंटरव्यू अडानी के उन चैनल्स को दिए जिनके ऊपर सेबी की जांच जारी है। ऐसे में उन चैनल्स का क्या रोल है? बीजेपी फेक एग्जिट पोल वालों और विदेशी निवेशकों के बीच क्या रिश्ता है? इस घोटाले के खिलाफ जेपीसी जांच की मांग चाहते हैं। शेयर बाजार में मंगलवार को चुनावी नतीजे वाले दिन जो तबाही मची थी, उसमें निवेशकों के करीब 30 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। इस मामले को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने शेयर बाजार में इलेक्शन रिजल्ट डे पर आई सुनामी को लेकर अटैक किया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हिंदुस्तान के स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। उन्होंने इस मामले में जेपीसी की मांग की है। पहली बार हमने नोट किया कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टॉक मार्केट पर टिप्पणी दी। प्रधानमंत्री ने 2-3 बार, 4 बार देश को कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रही है। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए। और यही मैसेज फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया। तो ये क्रोनोलॉजी है। अमित शाह कहते हैं बाय शेयर्स बिफोर 4 जून। 19 में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्टॉक मार्केट विल ब्रेक रिकॉर्ड्स ऑन जून 4। फिर 28 मई को रिपीट करते हैं। 1 जून मीडिया झूठे एग्जिट पोल रिलीज करती है। आपको बता दें कि राहुल ने कहा कि पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आने वाले 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तो शेयर बाजार आसमान पर जाएगा। इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी आने की बात कहते हुए लोगों को शेयर खरीदने की सलाह दी। और इसके तुरंत बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इसी तरीके से शेयर बाजार में जोरदार उछाल की बात कही थी। 13th May 2024, the Home Minister says buy shares before 4th of June. This is a clear indication to retail investors and others to buy stock. 19th May for the first time, and then repeatedly until the 28th May, the Prime Minister says that the stock market is going to break records on 4th June. Finally, on 1st June, completely fictitious exit polls are released. These investors are given a completely wrong impression. And on the 3rd of June, as we all know, the stock market breaks all records and then crashes. राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी, अमित शाह और निर्मला सीतारमण को पहले से ही अनुमान था कि इस बार उन्हें 220 के आसपास सीटें मिल रही हैं, लेकिन फेक एग्जिट पोल के जरिए लोगों में झूठ फैलाया गया। इसके बाद
एग्जिट पोल के अनुमानों के तुरंत बाद शेयर बाजार ने ऐसी छलांग लगाई कि सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन अगले ही दिन 4 जून को खटाक से शेयर मार्केट गिर गया। प्रधानमंत्री ने देश की जनता को इन्वेस्टमेंट एडवाइस क्यों दी और 5 करोड़ परिवारों को जो इन्वेस्ट करते हैं उनको प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने स्टॉक खरीदने का आदेश क्यों दिया? दूसरा, दोनों इंटरव्यूज जो किए गए थे वो अदानी जी के जो चैनल्स हैं उनको दिए गए थे। उन पर सेबी का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो उन चैनल्स का क्या रोल है? और बीजेपी के बीच में जो फेक एग्जिट पोलस्टर्स हैं और ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इनके बीच में क्या कोई रिश्ता है? और अगर रिश्ता है तो क्या है? हम जेपीसी चाहते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं और देश इसकी सच्चाई जानना चाहता है। आपको बता दें कि 3 जून को शेयर बाजार में तगड़ी तेजी आई थी और निवेशकों को 13.7 लाख करोड़ की कमाई हुई थी। लगभग सभी एग्जिट पोल में बीजेपी की बम्पर जीत दिखाई गई थी, लेकिन अगले दिन यानी 4 जून को बाजार में तेज गिरावट देखने को मिली थी, क्योंकि परिणाम एग्जिट पोल के मुताबिक नहीं थे और बीजेपी अपने दम पर बहुमत से दूर रह गई। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। अगली अहम खबर, चुनावी अखाड़े में शिवराज सिंह चौहान जनता के साथ जिस तरह से कनेक्ट रहते हैं उसका असर उनकी राजनीति पारी में साफ दिखाई पड़ा। मध्य प्रदेश में 4 बार सीएम पद पर रह चुके हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि उन्होंने जनता के साथ एक भरोसे का रिश्ता कायम किया। भरोसे का ये रिश्ता लोकसभा चुनाव में काम आया और वो विदिशा सीट पर भारी मतों के अंतर से जीतने में कामयाब हुए। अब उनके कदम केंद्र की राजनीति की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी 3.0 सरकार में जहां पर उन्हें कोई बड़ा मंत्री पद मिलने की अटकलें तेज हो गई हैं, वहीं बीजेपी अध्यक्ष बनाए जाने की भी चर्चाएं जोरों पर हैं। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में विदिशा से प्रचंड जीत के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब राजनीतिक फलक पर काफी ऊपर देखे जा रहे हैं। जाहिर तौर पर उन्होंने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। शिवराज सिंह चौहान ने 8 लाख से अधिक वोटों से चुनाव जीतकर रिकॉर्ड कायम किया है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक में ब्रांड शिवराज का जलवा रहा है। विधानसभा चुनाव में भी उनकी योजनाओं का बोलबाला था। कई मामलों में वो नरेंद्र मोदी से आगे निकलते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं में शिवराज की जीत बड़ी है। एमपी में बीजेपी की शानदार जीत रही है, उसमें शिवराज की योजनाओं और उनकी सक्रियता का बड़ा रोल है। मैं जनता के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं। 8,20,000 से ज्यादा वोटों से जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। लगातार तीसरी बार एनडीए 300 के पार जा रहा है। मध्य प्रदेश की जनता के मन में मोदी जी हैं और देश की जनता का विश्वास भी नरेंद्र मोदी जी ही हैं। हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं और तीसरे कार्यकाल में मोदी जी के भारत न केवल दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, बल्कि विकसित भारत का जो उनका संकल्प है, विकसित भारत का संकल्प देश पूरा करेगा। शिवराज सिंह चौहान का शानदार रिकॉर्ड, विदिशा सीट पर मिली ऐतिहासिक जीत। 8.21 लाख वोट से जीत दर्ज की।
काशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत 1.52 लाख मतों से हुई है। शिवराज के मुख्यमंत्री रहते हुए लड़े गए चुनाव में हो रहा बेहतर प्रदर्शन। विधानसभा चुनाव 2023 में रिकॉर्ड बहुमत से भाजपा की सरकार बनी। एमपी में 230 में से 163 सीट पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। मुख्यमंत्री बनने के पहले तक विदिशा सीट से 5 बार सांसद रह चुके हैं। करीब 17 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे। शिवराज सिंह चौहान का बढ़ा कद। गौरतलब है कि शिवराज सिंह चौहान 6 महीने पहले तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। वो करीब 17 वर्षों तक मुख्यमंत्री पद पर रहे। वे भाजपा के ऐसे पहले नेता हैं जो इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर काबिज रहे हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के पहले तक विदिशा लोकसभा सीट से 5 बार सांसद रह चुके हैं। जब उन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया तो उन्होंने 2005 में सीहोर जिले की बुधनी विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। बहरहाल अब ये चर्चा चल निकली है कि क्या मोदी मैजिक के आगे शिवराज सिंह चौहान का करिश्माई चेहरा आगे आ गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री रहते हुए मध्य प्रदेश में लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी जैसी कई योजनाएं संचालित की। इस कारण मध्य प्रदेश में भाजपा ने विधानसभा में तो जीत हासिल की ही थी, उसी का परिणाम है कि अब लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने सभी 29 सीटें हासिल की हैं। क्या शिवराज बनेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष? फिलहाल ऐसी चर्चा है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में महत्वपूर्ण विभाग का मंत्री बनाया जा सकता है। इस बीच जेपी नड्डा की जगह उन्हें अध्यक्ष बनाने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। वहीं कांग्रेस नेताओं ने शिवराज की वकालत करते हुए उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की मांग भी उठाई है। अटकलें हैं कि शिवराज को मोदी की नई कैबिनेट में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने की पूरी संभावना है। बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल भी 30 जून को खत्म होने वाला है। इस वजह से शिवराज को अध्यक्ष बनाने की अटकलें तेज हो गई हैं। भले ही भाजपा को अपने दम पर बहुमत न मिला हो, भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला है। इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए सरकार बनने का रास्ता साफ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार बनाने की तैयारियों के बीच भाजपा ने अपने सभी नवनिर्वाचित सांसदों को दिल्ली तलब किया है। 1984 के बाद पहला मौका है जब मध्य प्रदेश में किसी एक पार्टी ने लोकसभा की सभी सीटों पर जीत हासिल की है। सियासत या सहानुभूति। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 8.21 लाख वोट से जीत दर्ज की है। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत 1.52 लाख मतों से हुई है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मीडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा शिवराज सिंह चौहान छाए हुए हैं। शिवराज ओबीसी हैं, मोदी से 8 साल युवा हैं, खाटी संघी हैं। मोदी सिर्फ 1.5 लाख से चुनाव जीते, जबकि शिवराज 8.21 लाख से जीते हैं। दिल्ली का मौसम बदल रहा है। इसके राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने भी लिखा कि शिवराज सिंह चौहान परिवक्त नेता हैं। विधानसभा चुनाव की जीत का भी कारण रहे थे। आरएसएस के प्रिय हैं। कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में 66 और लोकसभा चुनाव में 0 करने के मुख्य किरदार हैं। सरल और मिलनसार व्यक्तित्व। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 6ठी बार विदिशा से लोकसभा का चुनाव जीते हैं। वो 7 बार विधायक और प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा को सभी 29 सीटों पर जीत मिली है।
इसका एक कारण शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री रहते शुरू हुई लाडली बहना को भी बताया जा रहा है। वहीं शिवराज सिंह चौहान की विनम्रता उन्हें दूसरे नेताओं से अलग बनाती है। यही वजह है कि भाजपा के साथ साथ विपक्ष में भी उनके मुरीद नेताओं की कमी नहीं है। सरल और मिलनसार व्यक्तित्व के शिवराज को जनता ही नहीं, विपक्ष के नेता भी पसंद करते हैं। वो कई बार नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को सफलता के मंत्र गिनाते हुए कहते हैं कि मुंह में शक्कर, पाव में चक्कर और सिर पर बर्फ रखकर ही किसी को राजनीति करनी चाहिए। वो इस मंत्र को अक्षरशः पालन करते हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों में एक चौंकाने वाला उलटफेर और 39 वर्षीय दलित नेता चंद्रशेखर आजाद ने नगीना सीट पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी जैसे बड़े दलों को हराकर जीत हासिल की। और जीत भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि करीब 1,50,000 वोटों के अंतर से आजाद की जीत को न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जा रहा है। और वो राज्य के नए दलित आइकॉन नेता के रूप में उभर कर सामने आया है। मायावती के प्रभाव को चुनौती देने की स्थिति में आ गए हैं। बहरहाल आजाद की जीत अहम है, क्योंकि ये सत्तारूढ़ बीजेपी के अलावा एक तरफ से सपा के खिलाफ भी चुनाव लड़ रहे थे और उन्हें कमजोर माना जा रहा था। हालांकि सामाजिक न्याय, आर्थिक सशक्तिकरण और दलितों के लिए आरक्षण जैसे मुद्दों पर केंद्रित उनके कामों ने मतदाताओं को, खासकर नगीना के वोटर्स को गहराई से प्रभावित किया। देखिए ये रिपोर्ट। चंद्रशेखर आजाद की राजनीतिक कैरियर सतीश कुमार और विनय रत्न सिंह के साथ 2014 में भीम आर्मी की स्थापना की। यह संगठन शिक्षा के माध्यम से दलितों की मुक्ति के लिए काम करता है। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में दलितों के लिए मुफ्त स्कूल चलाता है। 2019 में चंद्रशेखर ने मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ने की योजना बनाई, लेकिन बाद में सपा बसपा गठबंधन को समर्थन दे दिया। काशी क्षेत्र में दलित वोट के बंटवारे को रोकने के अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया। चंद्रशेखर आजाद नए दलित चेहरा बनकर उभरे। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के साथ ही यूपी में दलित पॉलिटिक्स के नए नेता को लेकर चर्चाएं तेज है, क्योंकि राज्य में करीब 21% दलित वोटर्स की संख्या है और इस समाज के वोटर्स पर प्रत्येक पार्टी की नजर रहती है। खास तौर पर बसपा को यूपी में दलित पॉलिटिक्स के लिए ही जाना जाता है, लेकिन पिछले 12 साल से पार्टी राज्य की सत्ता से बाहर है। उसका बड़ा वोट बैंक भी धीरे धीरे हाथ से छिटकते देखा जा रहा है। इसी बीच यूपी की राजनीति में चंद्रशेखर आजाद नए दलित चेहरा बनकर उभरे हैं। चंद्रशेखर को राजनीति में न सिर्फ खुद को स्थापित करते हुए देखा जा रहा है, बल्कि वो मजबूती से दलितों के हक में आवाज भी उठाते नजर आ रहे हैं। आजाद समाज पार्टी काशीराम एक राजनीतिक दल है, जिसे औपचारिक रूप से 15 मार्च 2020 को चंद्रशेखर द्वारा लॉन्च किया गया। यह घोषणा बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम की 86वीं जयंती पर की गई थी। उस पार्टी की संस्थापक श्रवण कौर की बहन ने आजाद समाज पार्टी में शामिल होने की योजना बनाई। पार्टी ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार की हर सीट पर चुनाव लड़ने की योजना बनाई। वहां के बाद में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के साथ चंद्रशेखर शामिल हो गए। दलित वोटर्स में बदलाव का संकेत। आपको बता दें कि इस बार आम चुनाव में जब मायावती की पार्टी बसपा का खाता नहीं खुल सका,
तक चंद्रशेखर ने बिजनौर जिले की नगीना आरक्षित सीट से बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। चंद्रशेखर की जीत के मायने निकाले जा रहे हैं और दलितों के बीच पसंदीदा बनने की चर्चाएं भी सियासी गलियारों में होने लगी है। ये जीत दलित वोटर्स में स्पष्ट बदलाव का संकेत भी दे रही है। चंद्रशेखर ने अकेले ही ये लड़ाई लड़ी, जबकि उनके सामने सपा कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए भी दमखम से ताल ठोक रहे थे। नगीना में चंद्रशेखर की जीत का आंकड़ा, चंद्रशेखर को 51,02,552 वोट मिले। दूसरे नंबर पर बीजेपी के ओम कुमार को 36,01,079 वोट मिले। तीसरे नंबर पर सपा के मनोज कुमार को 10,02,374 वोट मिले। चौथे नंबर पर बसपा के सुरेंद्र पाल सिंह को सिर्फ 13,272 वोट मिले। चंद्रशेखर की 15,01,473 वोटों से जीत हुई। जितने वोटों से चंद्रशेखर की जीत हुई, उससे भी कम वोट बसपा को मिले। यूपी में अब किस ओर दलितों की राह? बसपा 2024 के चुनाव में अकेले दम पर उतरी थी, लेकिन नतीजे आए तो एक दशक बाद फिर चारों खाने चित हो गई। 2014 के बाद 2024 में भी बसपा का खाता नहीं खुल सका। एक भी सीट पर दूसरे नंबर पर नहीं आ सकी। सत्ता की मास्टर चाबी की संभावनाएं तलाश रही मायावती की रणनीति को भी झटका लगा है। दलित आबादी में 55% हिस्सेदारी रखने वाला जाटव समाज भी हाथ से चला गया। ये समाज अब तक उनके पीछे खड़ा देखा जाता था, लेकिन इस चुनाव में इसे बड़े वोट बैंक का बसपा से मोहभंग देखा गया और कांग्रेस सपा गठबंधन के प्रति सॉफ्ट नजरिया रहा। दलितों में नई चेतना का उभार तो नहीं। यूपी में दलित के साथ अल्पसंख्यक वोट भी बसपा के हाथ से छिटक गए हैं। नतीजों के बाद अब बसपा को भी ये समझ आ रहा है कि उसके कोर वोट बैंक धीरे धीरे खसक रहे हैं और पार्टी 2014 की स्थिति में आ गई है। कहा जा रहा है कि कोर वोटर्स के दूरी बनाने के कई कारण हैं। एक कारण ये भी है कि बसपा लंबे समय से सत्ता से दूर है और मायावती खुद फील्ड में सक्रिय नहीं दिखती हैं। 2019 में बसपा को वोट शेयर 19.43% था, लेकिन अब सिर्फ 9.35% ही रह गया है। इन नतीजों के बाद कहा जा रहा है कि यूपी की राजनीति में दलितों में नई चेतना के उभार के तौर पर देखा जा रहा है। चंद्रशेखर की जीत के सियासी मायने। दरअसल दलितों के सामने खुद को एक विकल्प के रूप में पेश करने वाले चंद्रशेखर ने चुनाव में नगीना आरक्षित सीट पर बड़े अंतर से जीत हासिल की है। चंद्रशेखर को 51,02,552 वोट मिले। दूसरे नंबर पर बीजेपी के ओम प्रकाश को 36,01,079 वोट मिले। तीसरे नंबर पर सपा के मनोज कुमार को 10,02,374 वोट मिले। चौथे नंबर पर बसपा के सुरेंद्र पाल को सिर्फ 13,272 वोट मिले। चंद्रशेखर की 15,01,473 वोटों से जीत हुई, यानी जितने वोटों से चंद्रशेखर की जीत हुई है, उससे भी कम वोट बसपा उम्मीदवार हासिल कर पाया। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। चुनावी अखाड़ा में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।